2017 ये एक ऐसा समय था जब हेनरी किसिंजर खुद मिलने के लिए आए डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई हेनरी किसिंजर, और तब कहा गया था कि ऐसा लगता है किसिंजर चाइना को लेकर कुछ फॉर्मूला देने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब किसिंजर की याद कैसे आ गई तो आपको बता दूं, जहां एक तरफ मार्को रूबियो ने बताया है कि वो चाइना के साथ क्या करने वाले हैं और भारत के साथ क्या कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राहम ने पूरा प्लान ही खोल कर रख दिया है। इन सब के बीच में यूक्रेन बुरी तरीके से फंस गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक के पहले ये कहा गया कि भारत के ऊपर और भी टैरिफ लग जाएंगे अगर दोनों की मीटिंग ठीक नहीं निकली तो, और मीटिंग फेल हुई तो। हालांकि इस मीटिंग की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आने के बाद यही कहा कि मीटिंग सफल रही, राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा कि मीटिंग सफल रही और आगे हम बातचीत करेंगे और बात आगे बढ़ेगी, मतलब कि सीज फायर तक बात बन सकती है। हालांकि दूर दूर तक अभी ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पर देखने को मिली थी, मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा जो अक्सर थोड़ा अलग होता है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे कि बात नहीं मानी पुतिन ने। अब इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन बात मान ले। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, इन्होंने जेलेंस्की को लेकर एक ट्वीट लिखा और इन्होंने कहा कि देखो, अगर यूक्रेन को इस युद्ध को रोकना है तो तुरंत रोक सकता है और अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना कि 12 साल पहले ओबामा ने भी तुम्हें क्रीमिया नहीं दिलाया था और न ही तुम नाटो में आए थे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया तुम अपना डोनबास का इलाका जो मांग रहा है रूस, उसे दे दो और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का इरादा भी छोड़ दो। अब आज पहुंचने वाले हैं जेलेंस्की। पहुंचने के बाद क्या होता है वो निर्भर करेगा कि जेलेंस्की की तरफ से क्या बात आती है, यूरोपीय यूनियन क्या कहता है, बाकी नाटो के मेंबर देश क्या कहते हैं। अब ये जो रूस यूक्रेन का मामला है, इस मामले को ना सीधे भारत के साथ जोड़ दिया गया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप जरा सुने। The only reason Putin's in Alaska, he didn't come to see how Alaska was doing after he bought it. He came to Alaska because Trump threatened to put a 50% tariff on India for buying Russian oil and gas. What's the weakness of Russia? Almost all of their income comes from oil and gas sales. If we went after the customers of Russia and said you had to pick between the American economy and buying cheap Russian oil or gas, they would pick the American economy. अब इस वीडियो में जो ग्राहम है वो क्या कहते हैं? ग्राहम ने दो बातें कही हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका क्या चाहता है भारत से। ग्राहम ने कहा है कि हमने जब इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो रूस बातचीत की मेज पर आया। आप जरा रूस के बारे में सोचिए कि रूस को किस चीज से हानि हो सकती है। सबसे ज्यादा वो तेल और गैस बेचता है। अगर हम किसी को कहें रूसी कस्टमर्स को कि या तो अमेरिकन इकोनॉमी को चुनो या तेल को चुनो, तो वो अमेरिकन इकोनॉमी ही चुनेंगे। ऐसे में रूस के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत से क्या चाहिए अमेरिका को। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को कहना चाह रहा है कि अगर हमसे व्यापार करो तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। लेकिन ये तो भारत की बात हुई, चाइना पर तो इन्होंने टैरिफ लगाया ही नहीं। चाइना तो भारत से भी बड़ा खरीदार है, फिर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, मार्को रूबियो, इन्होंने इस बात को साफ किया। Well, I don't know about on Europe directly, obviously, but certainly there are implications to secondary sanctions. If you put secondary sanctions on a country, let's say you were to go after the oil sales of Russian oil to China, well, China just refines that oil. That oil is then sold into the global marketplace, and anyone who's buying that oil would be paying more for it, or if it doesn't exist, would have to find an alternative source for it. So we have heard, when you talk about the Senate bill that was being proposed where there's 100% tariffs on China and India, we did hear from a number of European countries, not in press releases, but we heard from them some concern about what that could mean. But look, I don't want to get into a tit for tat with the Europeans on this. I think they can play a very constructive role here and
helping us get to that point. But and the president has kept them in the loop. The first call the president made as soon as the meeting with Putin was over was to the Secretary General of NATO, Mark Rutte, who will be there tomorrow as well. We've been मार्को रूबियो ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चाइना बड़ा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। अगर हम चाइना पर भी लगा देते हैं टैरिफ तो क्या होगा कि तेल की कीमतें बाजार में बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी और ऐसे में दुनिया को समस्याएं होंगी। तो क्या भारत के साथ ये सीन नहीं है? अब तक तो भारत के साथ ये सीन था ही। भारत पर भी इसीलिए रोक नहीं लगाया गया था, ट्रंप के पहले आए बाइडेन वगैरह किसी ने भी, कि भारत तेल के दाम को बरकरार रखे हुए है और चाइना को अमेरिका काउंटर भी कर रहा है। स्क्रीन पर अमेरिकी एडवाइजर की बात सुन सकते हैं, पीटर नवारो। इनका कहना है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए और ये भी वही राग लाप रहे हैं कि रूस की वॉर मशीन में भारत मदद कर रहा है। चाइना को लेकर इन्होंने साफ कर दिया। अब असल मकसद क्या है? 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया ना, उस समय भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इस दौरान भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस समय भारत के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए। मानवीय सहायता को छोड़कर हर तरह की सहायता को बंद कर दिया गया। डिफेंस के कोई भी चीज, सर्विस हो, डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, इन सब को बंद कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। इसके अलावे मिलिट्री फाइनेंसिंग को टर्मिनेट कर दिया गया, क्रेडिट, गारंटी, इन सब को ना कह दिया गया। माना गया कि इसका असर IMF और वर्ल्ड बैंक पर पड़ा, जहां से भारत को लोन मिलना मुश्किल होने लगा। इसके अलावे DRDO या बार्क के साथ किसी भी तरीके के सहयोग को ना कह दिया गया। एक तरीके से देखिए आप तो भारत के ऊपर इतने प्रतिबंध ठोक दिए गए कि 1998 में जिस तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा था उसमें रुकावट आई। प्रतिबंधों ने भारत की इकोनॉमी को प्रभावित किया, लेकिन कुछ समय के लिए। तकनीकी बाधाएं भी आई कुछ समय के लिए और फिर सबसे बड़ा असर पड़ा क्रायोजेनिक इंजन के विकास। इसके अलावे फिर सरकारें बदलती रही भारत में तो बहुत सारी चीजें भी बदलती रही, लेकिन आखिरकार 2001 से अमेरिका ने रिश्तों को ठीक करना शुरू किया। अब जो ये प्रतिबंध लग रहे हैं, अब ये कितनी दूर तक जाएंगे? पहली बात तो ये मानी जा रही है कि ये एक पॉलिटिक्स है, एक दबाव है, ताकि भारत ट्रेड डील को ठीक वैसे ही फाइनल करे जैसे अमेरिका चाहता है। और अमेरिका दबाव लगाने में माहिर है। जब भारत 1965-66 के खाद्य संकट में पड़ा था और भारत ने गेहूं की मांग की थी, तब भी भारत को ना गेहूं दिया जाता था छोटे छोटे अंतराल में। इसे कहा जाता था शॉर्ट टीथर। और छोटे छोटे अंतराल में जब हर सप्ताह गेहूं खत्म हो जाता था और भारत फिर मांग करता था तो कहा जाता है कि भारत के ऊपर ना शर्त थोपा जाता था। कहा जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे बी जॉनसन और उन्होंने PL 480 के तहत मदद तो दी, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में दी और शर्तों के साथ दी, जिसमें रुपए का अवमूल्यन, खेती में सुधार, वियतनाम युद्ध में अमेरिका का समर्थन। कहा जाता है कई तरह के शर्तें भी यहाँ पर लगी हुई थी। तो भारत ने उस समय क्या किया, ये भारत के लिए बड़ा अपमानजनक था। भारत ने फिर हरित क्रांति करके उस पूरे मामले को ही निपटा दिया। आज दुनिया को भारत खिला रहा है। तो ये एक मौका है, कुछ समय के लिए इस तरीके के प्रतिबंध, रुकावट भारत को थोड़ा सुस्त कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।